कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड भी होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं और ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड भी होती है। जैसे ही वर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंगली मीनिंग भी है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ऐसे एसिड जिसमें वाटर का कंटेंट कम हो, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और ऐसी एसिड की सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहेंगे। आपके लैब में बच्चों के लैब में मतलब स्कूल्स वगैरह में जनरली जनरली एसिड डाइल्यूट करके दी जाती है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं देती। तो लैब असिस्टेंट क्या करते हैं, उसमें वाटर डालकर डाइल्यूट करके देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड एसिड होगी तो ज़्यादा हार्मफुल है। डेफिनेशन लिखते हैं पहले, वाटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ये पूछा जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड या एसिड इन विच अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर तो होगी, वाटर नहीं होगी तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो एसिड इन विच अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस, या सिंपली लेस भी कह सकते हो, लेकिन होगी। और डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड, एसिड इन विच, एसिड इन विच अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज हाई और मोर, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होती है या कम होती है। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछते कि वाटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जनरली जनरली ऐसे नहीं पूछते। पूछते हाउ विल यू डाइल्यूट एन एसिड, आप एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे। तो हाउ विल यू डाइल्यूट एसिड, क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डाइल्यूट एन एसिड। तो जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल ये सुन रहे हैं उनके लिए तो बहुत हंसने वाली बात है, एसिड को डाइल्यूट क्या करना है, पानी डालो एसिड डाइल्यूट हो जाएगी। ना 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 ना, ये सिंपल, इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। अगर आपने एक कंटेनर में एसिड लिया है और आप अगर उसके ऊपर वाटर डाल रहे हो तो वहां पर स्प्लैशेस होंगे, मतलब कि वो एसिड बिखरेगा और वो आपके चेहरे पर आ सकता है, आपके फेसेस पे, आपके हाथों में आ सकता है और इंजरी कॉज कर सकती है। अगर आपने एसिड लिया और उसमें अगर आपने वाटर डाला तो स्प्लैश होगा बिल्कुल। ऐसे किसी गर्म तवे में आप पानी डालते हो, कैसे वो आवाज होती है, सिंपली वो स्प्लैश होगा और एसिड उसके साथ बाहर निकलेगा और वो आपके हाथों को, फेस को डैमेज कर सकता है। तो ये नहीं कि सर ग्लव्स पहन के करेंगे, सर मास्क लगा के करेंगे, ये नहीं। देखो, हम लोग का एक प्रोसेस है डाइल्यूट कैसे करना है। एक्चुअली वाटर लेते हैं, वाटर वाटर, और उसके ऊपर एसिड धीरे धीरे डालते हैं और एक ग्लास रॉड से धीरे धीरे स्टिर करते हैं। समझाता हूँ इसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ये समझो कि एडिंग वाटर टू एसिड, एडिंग वाटर टू एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। अब सपोज करो, एक हमारी सपोज करो ये वाली एसिड थी और इसमें आप वाटर ऐड कर रहे थे, तो ये गलत तरीका। सही तरीका क्या है, ये आपने वाटर लिया और इसमें आप धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे एसिड ऐड कर रहे हो, धीरे धीरे, और एक ग्लास रॉड भी ली है और इस ग्लास रॉड से स्टिर भी कर रहे हो। डिफरेंस क्या है, आप वाटर डालोगे एसिड में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होगी, हीट जो भी रिलीज होगी इस वाटर को वो इवापोरेट कर देगी, और वाटर इवापोरेट होगी तो साथ साथ वो एसिड को भी स्प्लैश आउट कर देगी। इस वाले में अगर आपने वाटर रखा और आप एसिड डाल रहे हो, यहाँ भी हीट जनरेट होगी लेकिन यहाँ बहुत सारा वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, तो जो भी हीट इवॉल्व होगी धीरे धीरे वो हीट वाटर एब्जॉर्ब भी करता चला जाएगा। बहुत सारा वाटर है तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर वाटर धीरे धीरे आ रहा था तो वाटर तुरंत इवापोरेट हो जा रहा था, यहाँ वाटर बहुत ज्यादा है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये स्प्लैश नहीं होगी। और ये सही तरीका है एसिड को डाइल्यूट करने का। इसलिए पूछते हैं कि हाउ विल यू डाइल्यूट एन एसिड, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। तो एडिंग वाटर टू एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, हम लोग लिखेंगे एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड इज
added to water. Water is not added to acid. Acid is added to water. ठीक है, ठीक है. Heat is released. Heat is released gradually. Gradually मतलब धीरे धीरे हीट रिलीज हो रही है. थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हो आप. Heat is released gradually, which is absorbed, which is absorbed by the water. Absorbed by the water. ठीक है. और साथ साथ a glass rod is used. A glass rod is used to stir it. To stir it simultaneously. मतलब एक साथ साथ आप धीरे धीरे एसिड ऐड कर रहे हो. एक हाथ से धीरे धीरे एसिड ऐड करो, एक हाथ से आप धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हो. बहुत ही प्रिकॉशन लेकर अच्छे से करते हैं. इसमें सिर्फ यही नहीं, इसको और भी लिखो. क्या लिखो? इफ वी विल ऐड. ये वाले सिनेरियो के रिजल्ट बताओ. इफ वी विल ऐड, इफ वी विल ऐड वाटर टू एसिड, water to acid. If we will add water to acid, then the heat released will evaporate water, which will splash the acid, and it may cause injury, and it may cause इंजरी. अगर इतनी सारी बातें आपने लिखी है तो आपका आंसर परफेक्ट है. काम की बातें क्या क्या है? काम की बातें है कि सबसे पहले बताओ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. कहीं भी लिखो कि वाटर एसिड, एसिड वाटर, कुछ भी डालो, हीट रिलीज होगी. पहली बात. दूसरी बात लिखो कि अगर आपने वाटर को एसिड में डाला है, वाटर को एसिड में अगर अगर डाला है तो वाटर इवापोरेट हो जाएगी और वो स्प्लैश आउट करेगी. ये वाली बात लिखो. और एक बात ये भी लिखो कि अगर आप एसिड में वाटर धीरे धीरे डाल रहे हो तो हीट अभी भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है और वो स्प्लैश नहीं हो रही है. तो ये सही तरीका है. और एक बात अगर याद रहे तो ये भी लिखो, ग्लास रॉड लेके साथ साथ स्टिर करते हैं. दिस इज द मेथड हाउ वी डाइल्यूट एन एसिड. किसी एसिड को डाइल्यूट करने का ये तरीका है. कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, HNO3, H2SO4, etc. They contain hydrogen. They contain hydrogen and so acidic property. एसिड ही है तो एसिड तो एसिडिक प्रॉपर्टी देगी ही देगी. सो एसिडिक प्रॉपर्टी. और आपने तो यही पढ़ा है कि इनमें हाइड्रोजन होती है इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो मेरे पास कुछ और भी कंपाउंड्स हैं. ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला होती है? C6H12O6. लो, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 12 हाइड्रोजन. अल्कोहल, अल्कोहल भी, अल्कोहल वगैरह में भी हाइड्रोजन होते हैं. एनसीईआरटी में ग्लूकोज ही है, आप ग्लूकोज लिखो. ग्लूकोज, अल्कोहल भी सही है. क्वेश्चन अल्कोहल भी आए हैं कि अल्कोहल के पास दे ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन. दे ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन but they do not show acidic property. They do not show acidic property. वो acidic property show नहीं करते. Do not show acidic property. Why? वो तो acidic property show नहीं करते. क्यों? सिंपल है भाई. ये जितने भी HCl थे, H2SO4 थे, HNO3 थे, ये सारे के सारे वाटर में जाकर आयनाइज होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं. हमारी एसिड की डेफिनेशन भी यही थी, which ionizes in water to give H+ आयन. तो ये सारे हाइड्रोजन आयन देते हैं आयनाइज होकर के, और ये ग्लूकोज और अल्कोहल आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देते. जो हाइड्रोजन आयन देगा वाटर में वही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जो नहीं देगा वो शो नहीं करेगा. सिंपल सा आंसर है कि HCl, HNO3 etc. ionizes in water and give H+ ion and give H+ ions. So they show acidic behavior, they show acidic property. एसिडिक प्रॉपर्टी वो शो करते हैं. बट ग्लूकोज
ग्लूकोज, अल्कोहल एटसेट्रा डू नॉट आयनाइज इन वाटर। हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन ये आयनाइज नहीं होते, दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर टू गिव H plus ions, so they do not show acidic property, they do not show acidic property, वो आयनाइज नहीं होते, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आप एक लिटमस पेपर लोगे, ब्लू कलर की लिटमस पेपर ले रहे हो, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड टर्न हो जाती है। हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया है और ड्राई HCl गैस लिया है, हाइड्रोक्लोरिक गैस लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस लिया, गैस को इससे पास करा रहे हैं, तो इसकी कलर चेंज नहीं होगी। फिर से सेम, हमने ड्राई HCl गैस लिया है और हम लोगों ने ड्राई लिटमस पेपर लिया है, इसमें वाटर तो कहीं भी नहीं है, वाटर होती तो आयनाइज होता, आयनाइज होता तो हाइड्रोजन आयन देता, ना तो कहीं वाटर है, ना वो आयनाइज होगा, ना वो हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोजन आयन जब तक आएंगे नहीं तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा, और अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा तो ब्लू लिटमस रेड में टर्न क्यों होगा। तो एक आंसर है वन लाइन की, आंसर देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, सो HCl गैस डज नॉट आयनाइज, वाटर होती तो आयनाइज होता, HCl गैस डज नॉट आयनाइज टू गिव H प्लस आयंस, H प्लस आयंस नहीं देंगे वो, और H प्लस आयन नहीं देंगे तो दे डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, दे डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, दे डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी, सो दे विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस गैस, दे विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न नहीं करेंगे, ब्लू लिटमस टू रेड। एक क्वेश्चन इसी से अटैच है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं वेट लिटमस पेपर लूं, वेट, अगर मैं वेट लिटमस पेपर लूं, वेट लिटमस पेपर मतलब ये पेपर गीला है, अब आपने इस पर HCl गैस पास कराया, ये वेट लिटमस पेपर थी, तो गैस जब जाएगी तो उसको लिटमस पेपर ही वाटर मिल जाएगा, और अगर वाटर मिल गया तो वो आयनाइज हो जाएगी, फिर आयनाइज होगी तो H प्लस आयन देगी, H प्लस आयन देगी तो ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाएगा। तो अगर ड्राई लोगे तो नहीं होगा, HCl गैस भी ड्राई थी, लिटमस पेपर भी ड्राई थी, लेकिन अगर ड्राई HCl गैस के साथ आपने लिटमस पेपर को वेट ले लिया, वेट, तो भी टर्न नहीं करेगी, और अगर रेड लिटमस पेपर लिया तो रेड से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, एसिड रेड को ब्लू थोड़ी टर्न करती है, बेस रेड को ब्लू में टर्न करती है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वाई, जो सॉल्यूशन होती है एसिड की, मतलब वाटर में आपने एसिड डाल रखा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जब भी पूछे, कार्बन कंपाउंड के चैप्टर में भी है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, कहीं भी किसी भी चैप्टर में कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो ये लिखो कि फ्री आयंस आर अवेलेबल, फ्री आयंस आर अवेलेबल, सो इट विल कंडक्ट, अगर आयंस फ्री है मूव करने के लिए तो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होती है, एसिडिक सॉल्यूशन में जो एसिड होती है वो क्या होती है, आयनाइजेस इन वाटर, वाटर तो है इसके पास, आयनाइजेस इन वाटर टू गिव H प्लस आयंस। अब क्या, नाउ फ्री आयंस आर अवेलेबल, फ्री आयंस आर अवेलेबल या फ्री आयंस आर प्रेजेंट, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस। वो आयनाइज होती है, आयना जो कि एच प्लस आयन देती है, एच प्लस आयन फिर फ्री आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करती है। बेसिस भी कंडक्ट करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन भी जो होती है, बेसिक में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन फ्री होते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी। तो एसिडिक के सॉल्यूशन हो या बेसिक के सॉल्यूशन हो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो सिंपली लिखना है को आयनाइज होकर के आयंस देते हैं और फ्री आयंस अवेलेबल है, इसलिए वो एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। एक और चीज है, कोई भी एसिड अगर है, एसिड, ये वाटर है आपके पास, वाटर है, तो ये क्या देती है, H प्लस आयन देती है, कोई भी एसिड H प्लस आयन देती है। वाटर में ये H प्लस आयंस वाटर के साथ कंबाइन होकर एक और आयन बनाती है H3O प्लस। देखो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, तीन और एक पॉजिटिव चार्ज, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। मतलब वाटर में एसिड एक्चुअली में H प्लस आयन तो देता है, लेकिन H प्लस आयन फिर वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना देती है। एक्चुअली पूछो तो हाइड्रोनियम आयन होती है। H प्लस आयन, जो भी एसिड आपने वाटर में डाला उसने H प्लस आयन दिया, ये H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन करके H3O प्लस आयन बनाती है, इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैपन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, what will happen to concentration of hydronium ion on diluting an acid। किसी एसिड को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, समझते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कुछ और होता है, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। मान लो इतना बड़ा एक कंटेनर था, इसमें आपने एक स्पून शुगर डाला था, एक स्पून, और मान लो बिल्कुल छोटा सा कंटेनर था और आपने इसमें हाफ स्पून हाफ स्पून हाफ स्पून शुगर डाला है। कौन ज्यादा मीठा लगेगा, स्वीटनेस किसकी ज्यादा होगी, स्वीटनेस इसकी ज्यादा होगी। इसमें पानी बहुत कम है और आपने शुगर डाला है, इसमें पानी ज्यादा, आपने शुगर डाला। देखो शुगर का अमाउंट, ये फुल स्पून है, शुगर का अमाउंट यहाँ ज्यादा है, अमाउंट, और यहाँ शुगर का अमाउंट कम है, फिर भी मीठा ज्यादा है। इसे कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट से डिफर करती है। अब आपने जब एसिड को डाइल्यूट किया है, किसी एसिड को डाइल्यूट किया है तो वाटर बहुत ज्यादा हो गया, किसी भी एसिड को आपने डाइल्यूट किया तो वाटर ज्यादा हो गया, लेकिन एसिड का अमाउंट तो अभी भी कांस्टेंट ही है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। तो मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, 100 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, और एसिड के मॉलिक्यूल, एसिड मतलब एसिड H प्लस आयन देगी और H प्लस हाइड्रोनियम आयन देगी। तो हाइड्रोनियम आयन, जितने एसिड के मॉलिक्यूल उतने हाइड्रोनियम आयन, तो मान लो 20 हाइड्रोनियम आयन थे। अब मान लो आपने डाइल्यूट कर दिया, तो हमने ज्यादा वाटर डाल दिया, तो अब मान लो आपके पास 10,000 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे थोड़ी। एसिड तो ऐड नहीं किया ना आपने, आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड करने से वाटर का अमाउंट बढ़ गया। अभी भी आपके पास हाइड्रोनियम आयन कितने होंगे, 20 हाइड्रोनियम आयन ही होंगे, क्योंकि एसिड तो जितनी थी उतनी ही है। तो यहाँ पर 20 हाइड्रोनियम आयन थे 100 मॉलिक्यूल में, अब 20 हाइड्रोनियम आयन है 1000 मॉलिक्यूल में, मतलब डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम हो जाती है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आती है तो भी ठीक है, या डाइल्यूट करोगे तो एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाएगी, एसिड बहुत वीक सा पड़ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो हाँ ठीक है, एसिड से हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, किसी एसिड को अगर आप डाइल्यूट करते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। कुछ लोगों को लग रहा है कि इतनी छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, उनको लगता है कि देखो 20 अभी भी था, 20 अभी भी था, तो हाइड्रोनियम आयन तो सेम है, तो बच्चे आंसर कभी कभी लिखते हैं कि सेम भी है। देखो हाइड्रोनियम आयन सेम नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि वाटर ज्यादा आ गया तो हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
देखो हाइड्रोनियम आयन सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई है। पहले 20 हाइड्रोनियम आयन थे 100 वाटर मॉलिक्यूल्स में, अब 20 हाइड्रोनियम आयन अभी भी है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल 10,000 है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई, कम हो गई। और अगर एसिड को कॉन्सेंट्रेट करोगे तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस थे दो तीन, जिनको अच्छे से करना है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, थ्योरी के पार्ट है, और ये आते हैं। इसके आगे और देखते हैं। अब रिएक्शंस की बारी, केमिकल रिएक्शन एसिड बेस सॉल्ट के बहुत बहुत इजी है, टफ नहीं है, सच में इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि सिर्फ 7 रिएक्शंस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7। और मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा ये 7 भी लगभग लगभग 2-3 सेम ही है, तो मुश्किल से 3-4 है। आप अगर इसके तरीके समझ रहे हो तो रिएक्शंस करना बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको एक एक करके सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन करता हूँ, उनके एग्जाम्पल्स कराता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इन 7 को याद करने का तरीका क्या है। इन 7 को नहीं याद करना है, सिर्फ 3-4 याद करना है। अगर आप समझ के करोगे तो बड़े आसानी से ये याद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एसिड और मेटल, एसिड के रिएक्शन अगर मेटल से कराओगे, ये आता है आपको। आप ही सोचो, किसी मेटल के ऊपर एसिड डालते हो तो एक गैस निकलती है। किसी एसिड के ऊपर आप सॉरी किसी मेटल के ऊपर आप एसिड डालते हो तो क्या निकलती है, गैस निकलती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ होगी तो सॉल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलो एग्जांपल लेते हैं, सबसे इजी वाला एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl में आपने मेटल डाला, सपोज करो आपने मेटल डाल दिया सोडियम, Na, तो ये बनेगी क्या, ये बनेगी NaCl, सॉल्ट। तो सॉल्ट तो Na और Cl से ही बनेगी, NaCl प्लस कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, NaCl प्लस H2। HCl ये हमेशा क्या रखनी पड़ेगी, एक्वस। एसिड एक्वस स्टेट में होती है तो ही वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए एसिड की स्टेट हमेशा होगी एक्वस। सोडियम सॉलिड, NaCl सॉल्ट है, ये भी सॉलिड, और H2 गैस। देखो ये एरो बनाया, मतलब ये गैस है। चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलो H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 की रिएक्शन आपने करा दी मैग्नीशियम से, Mg, तो ये क्या बनेगी, सॉल्ट। सॉल्ट किससे बनेगी, मैग्नीशियम और सल्फेट की। ये क्या हो जाएगी, MgSO4 प्लस कौन सी गैस, गैस निकलेगी हाइड्रोजन, तो ये H2 गैस हो गई हमारी, MgSO4 सॉलिड, Mg क्या है, ये भी सॉलिड, और H2SO4 ये क्या होगी, ये होगी एक्वस। ठीक है, रिएक्शंस बैलेंस नहीं कर रहे हैं। देखो अभी हमारा मोटिव है रिएक्शंस याद करना, इसलिए मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ। रिएक्शन बैलेंसिंग बहुत इजी है, रिएक्शन आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। किसी दिन आराम से मैं आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, और वो मैंने सिखाया भी है। जो केमिकल रिएक्शन वाली चैप्टर है, वहां पर आप रिएक्शन बैलेंसिंग सीख सकते हो। तो बैलेंसिंग आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अभी मुझे स्टेट लिखना ज्यादा जरूरी है कि स्टेट से क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो ये पहले रिएक्शन हमारी हो गई, सिंपल सा, एसिड, एसिड में मेटल डालोगे सॉल्ट, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दूसरा रिएक्शन एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। मैं ये रिएक्शन पहले नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ एसिड प्लस बेस, ये आपको पहले से आता है। एसिड और बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड और बेस क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये पूछते भी हैं व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इन विच सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। तो मैंने एसिड ले लिया, सपोज करो HCl, बेस ले लिया मैंने NaOH, दोनों के दोनों एक्वस है, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, HCl और NaOH दोनों, तो बनेंगे क्या, यहाँ बनेंगे सॉल्ट, कौन सी, NaCl प्लस वाटर निकलेगी H2। ये हमारे एसिड और बेस की रिएक्शन है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो NaCl प्लस H2 बनती है। इसकी कुछ डिटेल है, क्या डिटेल है, डिटेल ये है कि HCl बेसिकली कौन से आयन देता है, H प्लस आयन। NaOH कौन से आयन देता है, OH माइनस आयन। ये दोनों अगर जुड़ते हैं तो क्या बन जाती है, वाटर, यहाँ से वाटर आता है। अच्छा, अगर आप सोचोगे तो ये Cl दे रहा है और ये क्या दे रहा है, Na दे रहा है, Na और Cl मिलके क्या बनेंगे, NaCl बनेंगे। तो याद ये रखना है कि एसिड और बेस में बेसिकली जो रिएक्शन हो रही है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में हो रही है। अब बन क्या रही है, वाटर बन रही है H2। इसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई और एसिड ले लो, चलो सपोज करो आपने H2SO4 ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो क्या बनेगी, यहाँ हमारी बनेगी सॉल्ट। सॉल्ट कौन सी बनेगी, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और क्या, वाटर H2। तो ये हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन है।
अच्छा, ये रिएक्शन बहुत बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इस रिएक्शन से मैं आपको 3 रिएक्शन याद करा सकता हूँ। इस रिएक्शन से मैं आपको 3 रिएक्शन याद करा सकता हूँ। कैसे? पहली रिएक्शन तो ये खुद ही है, एसिड और बेस रिएक्ट करेगी, सॉल्ट और वाटर बनेगी। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं। सॉरी, थोड़ी सी पॉज हो गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। कोई नहीं। एसिड और बेस रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनती है, मैंने बताया एसिड और बेस का। मैं ये कह रहा था, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड। ये याद कर लो, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एक बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अगर आपने एसिड की जगह एसिड लिया, बेस की जगह आपने क्या ले लिया? मेटल ऑक्साइड ले लिया। क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक की तरह बिहेव करते हैं, बेस होते हैं, बेसिक की तरह होते हैं वो। तो ये भी क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। देखो, समझो रिएक्शन को, मैंने एक ही याद किया। और मुझे ये याद था कि जो बेस होती है, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होती है, तो ये भी एसिड और बेस की रिएक्शन है। इसी से एक और रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, जो सॉरी, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो मैं एसिड की जगह अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड ले लूं, एसिड की जगह अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड ले लूं प्लस उसको किसी बेस से रिएक्ट करा दूं, तो ये क्या बनेगी? तो भी ये बनेगी सॉल्ट प्लस वाटर। देखो, है पते की बात। एक रिएक्शन किया, 3 रिएक्शन एक साथ हो गए। इनको एक साथ याद करो, हमेशा याद रखो। एसिड और बेस रिएक्ट करती तो सॉल्ट और वाटर बनती है। एसिड और बेस के रिएक्शन में अगर बेस की जगह आपने मेटल ऑक्साइड ले लिया, तो वो भी एक बेसिक होती है, वो भी सॉल्ट और वाटर ही देगी। अगर आपने एसिड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो वो भी सेम रिएक्शन देंगे, सॉल्ट और वाटर। यहां से डिफरेंशिएट करना भी सीखो। एसिड और मेटल ऑक्साइड है तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है, इसलिए यहाँ वाटर बनेगी। लेकिन जब आप एसिड और मेटल लेते हो तो वाटर नहीं आती है, हाइड्रोजन गैस आती है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एसिड और मेटल एक इंडिविजुअल रिएक्शन है। इसको ऐसे याद रखो कि किसी मेटल में आपने एसिड डाला तो एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल ऑक्साइड लेते हो, जैसे ही मेटल ऑक्साइड आए, दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो आपके मन में आ जाएगा कि ये बेस और एसिड का ही रिएक्शन है, और बेस और एसिड के रिएक्शन में वाटर बनती है, तो सॉल्ट और वाटर। कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल्स करता हूँ, कुछ रिएक्शंस यहाँ लिखता हूँ मैं। इसके एग्जाम्पल करता हूँ। एसिड, मैंने एसिड ले ली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में, प्लस मेटल ऑक्साइड, मैंने ले लिया मेटल ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। बनेगी क्या? एक तो मुझे याद है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो बनेगी ये वाटर। वाटर के साथ साथ क्या बन रही है? सॉल्ट। सॉल्ट कौन सी बनेगी? देखो, Na है और Cl है, तो सॉल्ट कौन सी बनेगी? NaCl। NaCl ये भी एक्वस ही होगी, सॉल्ट जनरली एक्वस होती है। ठीक है, उसके बाद फिर वाटर। अच्छा, सपोज करो मैंने H2SO4 ले लिया, H2SO4, H2SO4 के साथ मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड मतलब ये बेस है, और ये एसिड है, एसिड और बेस की रिएक्शन है। तो बनेगी क्या? वाटर। वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और साथ में सॉल्ट, तो Mg और SO4, तो सॉल्ट क्या बनेगी? MgSO4, वैलेंसी 2 वैलेंसी 2 MgSO4 सॉल्ट। देखो ये जी है, बच्चे रिएक्शंस याद करते हैं। रिएक्शंस याद नहीं करने, रिएक्शन समझने हैं। अगर आप समझ कर कर रहे हो तो बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हो। अब एक बात बताओ, मैं एसिड की जगह कोई भी एसिड ले लूं, मेटल ऑक्साइड की जगह कोई भी मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ भी ले लूं, तो कितने सारे रिएक्शन बनेंगे? लेकिन थीम थीम तो एक ही है तो सारे एक ही। तो अगर आप इसे समझते हो तो अच्छे से करते हो। अब बताओ हमारे कौन कौन से रिएक्शन हो गए, ये समझ आया? एसिड और मेटल रिएक्ट करती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन निकलती है। एसिड और बेस रिएक्ट करती है, सॉल्ट और वाटर बनती है, इसलिए मैंने पहले ये बताया। और बेस की जगह अगर आप मेटल ऑक्साइड लेते हो तो भी सॉल्ट और वाटर बनेगी। अच्छा, इसी का सेम रिएक्शन देखो यहाँ भी है, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड लोगे तो ये क्या बनेगी? सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी हमारा हो गया बेस और नॉन। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ। बेस, इसका एग्जाम्पल, बेस मान लो बेस मैंने ले लिया है NaOH, बेस मैंने ले लिया NaOH। नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने ले लिया CO2, कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, और उसकी ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये कौन सी ऑक्साइड हुई?
ये हमारी एसिडिक ऑक्साइड हो गई। तो ये हमारी बेस है और ये हमारी एसिडिक ऑक्साइड है। बेस और एसिड के बीच की रिएक्शन है और ये बनेगी क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर तो पहले ऐसे ही लिख दो। सॉल्ट क्या बनेगी सोचो, आपके पास सोडियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी सॉल्ट बन सकती है, कार्बोनेट सॉल्ट बन सकती है। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे Na2CO3 कार्बोनेट सॉल्ट। इसका जो बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग आप कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को रिएक्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उसको Na2CO3 का फॉर्मूला नहीं आता, उनको MgSO4 का फॉर्मूला नहीं आता, उनको ये सारे फॉर्मूले लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डील किया है, वहां पढ़ना होगा। अभी हम लोग फॉर्मूले लिखना नहीं सीख रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फॉर्मूले लिखने आपको आते हैं, आप फॉर्मूले लिख सकते हो, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बैलेंसिंग आती है। ये एक अलग पार्ट है जो फर्स्ट चैप्टर में करते हैं। अभी हमारा पर्पस क्या है, ये चीजें याद करना, किस रिएक्शन में क्या चीज बनती है, प्रोडक्ट क्या होती है, ये बातें याद करना है और इसको रिलेट करके करना है। तो देखो हमारे 1 2 3 4 हो गए। चलो आगे पढ़ते हैं, इसके आगे मैं रब करता हूँ एक बार, उसके बाद फिर से कुछ करते हैं। कितने रिएक्शन बचे, आप कह रहे हो 1 2 3, मैं कह रहा हूँ 2। 3 रिएक्शन नहीं बचे हैं, सिर्फ 2 ही। ये दोनों देखो एक ही रिएक्शन है। अच्छा एक ही लिखा क्या, अच्छे से देखो, यहाँ मैंने बाइकार्बोनेट लिखा है, यहाँ कार्बोनेट लिखा है, एक नहीं है। ये एसिड के रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ है और ये एसिड के रिएक्शन मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। लेकिन दोनों की रिएक्शन बिल्कुल सेम तरीके से होती है, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो आप याद करो कि एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करे या एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, बनेगी क्या, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। तो इन दो रिएक्शन को भी एक साथ याद करो। हाँ एग्जाम्पल याद कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल एसिड, फिर से मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस स्टेट में ले लिया, प्लस मेटल कार्बोनेट, मान लो मैंने Na2CO3 ले लिया, बनेगी क्या, ये बनेगी सॉल्ट। कौन सी, आप ही सोचो, सॉल्ट कौन सी बनेगी, NaCl और साथ साथ CO2 और साथ साथ H2। अगर ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती, HCl प्लस मेटल बाइकार्बोनेट NaSCO3, बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर ये रिएक्ट करती तो भी रिएक्शन देखो बिल्कुल सेम होता। आप ये नहीं कह सकते हो रिएक्शन में कोई चेंज आएगा, चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा इन दोनों की बैलेंसिंग में, सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज आएगा। तो दोनों रिएक्शन एक जैसा नहीं हुए। चलो एक और करते हैं, सपोज करो H2SO4 है, H2SO4 की रिएक्शन आपने करा दी है Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। अगर इसी H2SO4 को अगर आप रिएक्ट कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट से NaCO3, तो भी यही रिएक्शन होगी, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम सेम, याद कर लो, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो, दोनों के दोनों एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसके कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं सॉल्ट के चैप्टर में, पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या इंपॉर्टेंस है, जब सॉल्ट पढ़ेंगे उस वाले में आएंगी ये चीजें। अब एक लास्ट रिएक्शन, ये मैं बोलता हूं अच्छे से याद करो, एक सिंगल रिएक्शन बेस की मेटल के साथ दे रखी है, सिंगल रिएक्शन बेस की मेटल के साथ, कौन सी, बेस है हमारे पास NaOH और मेटल है हमारे पास जिंक। बेस है हमारे पास NaOH और मेटल है हमारे पास जिंक, बनती क्या है Na2ZnO2 प्लस, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह नहीं है, ये एक मेटल है, मेटल और बेस है, मेटल और बेस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद करनी है। एक सिंगल रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, जो कि याद करना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका नाम अलग है Na2ZnO2। ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ रिएक्ट करेगी तो Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगी। अगर यही रिएक्शन कुछ ऐसे होती, NaOH प्लस ZnO, NaOH प्लस ZnO, अगर बेस रिएक्ट कर रही है हमारे मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड क्या है, ये हमारी बेसिक ऑक्साइड है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एक अलग रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल में आती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर पढ़ा है तो आपने सुना है, नहीं पढ़ा है तो मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे। मैं बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये मेटल ऑक्साइड है। हाँ, ये बेसिक ऑक्साइड होती है। बेसिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करती है। दो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड भी होते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। रिएक्शन आई है यहाँ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड अगर है तो ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। यहाँ क्या बनेगी, यहाँ फिर से बनेगी तो Na2ZnO2, चेंज कहाँ आएगा, H2 की जगह यहाँ H2 आएगा, H2 की जगह H2 आएगा। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होती है, वो सोडियम एल्यूमिनेट होती है। ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल नॉन मेटल में डिटेल में पढ़नी है। अभी क्यों बताया, अभी इसलिए बताया कि Na2Zn आपने याद कर लिया, आपके दिमाग में थी Na2ZnO2 करनी है और हाइड्रोजन करनी है, और यहाँ पर ये आ गया। तो जब मेटल ऑक्साइड आ जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है और वाटर बनती है। और अगर मेटल ऑक्साइड नहीं आती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये रिएक्शन प्लीज याद करेंगे। ये वाले रिएक्शन आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। अब कौन सी रिएक्शन बची, अब तो कोई नहीं बची। अच्छा, अब काउंटिंग करो कितने रिएक्शन। एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एक पहली रिएक्शन। एसिड प्लस बेस, ये दूसरी रिएक्शन। ये भी उसी की तरह एसिड प्लस बेस, मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इसे भी हमने 2 ही मार्क किया। उसके बाद बेस प्लस, सॉरी, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये भी इसी की तरह बेस, और ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, तो सॉल्ट और वाटर, इसे भी हमने 2 ही मार्क किया। उसके बाद कौन सी, ये दोनों सेम सेम, इसे हमने 3 मार्क किया। और ये कौन सी बची, बेस प्लस मेटल का एक ही एग्जाम्पल है ये वाला, इसे मैंने 4 किया। आपके एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में सॉल्ट के पार्ट को छोड़कर यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही रिएक्शन आए। अगर आप 4 रिएक्शन को करते हो और समझते हो तो इतनी ज्यादा डिटेलिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारी रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस कंप्लीट हुई। कुछ रह रहा है, क्या रह रहा है मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर एनसीईआरटी में भी डिस्क्रिप्शन है कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की जो टेस्टिंग करते हो वो हम लोग बर्निंग मैस्टिक लाते हैं। बर्निंग मैस्टिक विल बर्न विद अ पॉप साउंड। सपोज करो मैंने टेस्ट ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस टेस्ट ट्यूब में मैंने मेटल डाला, एसिड डाली और वो गैस निकल रही है। हाउ विल आई टेस्ट दैट दिस इज एन हाइड्रोजन गैस। तो मैं वहाँ क्या करूँगा, बर्निंग मैस्टिक लेकर के आऊंगा, इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। एक इसकी है डिस्क्रिप्शन। दूसरी डिस्क्रिप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी भी रिएक्शन जाननी है। तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग स्लेक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को लाइम वाटर भी कहते हैं। लाइम वाटर कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर कलरलेस है। लाइम वाटर ये एक सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो सॉल्यूशन में व्हाइट कलर की चीजें आने लग जाएगी। तो हम लोग कहते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्या रिएक्शन क्या है, रिएक्शन CO2 और CaOH2 की रिएक्शन बनाओगे तो ये बनेगी CaCO3, CaCO3 प्लस H2, CaCO3 प्लस H2। ये जो CaCO3 आ रही है, यही वाली चीज जो है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ये CaCO3 वाली जो चीज आ रही है यही हमारी व्हाइट प्रेसिपिटेट है। हम लोग क्या कहते हैं, लाइम कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये व्हाइट कलर का गाना मिल्की। ये टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये रिएक्शन भी आती है लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। एक और भी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप पास कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस रखा है, और आप ये कर भी सकते हो कि स्ट्रॉ से आप उसे फूंक मारो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप दे रहे हो। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, फूंक मारा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई उस टेस्ट ट्यूब में, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन ले रखी थी एक्वस स्टेट में, वाटर में डिजॉल्व थी। थोड़ी देर के बाद वो टेस्ट ट्यूब में मिल्कीनेस आ जाएगी, मिल्कीनेस, और आप वो फूंक मारना कंटिन्यू करो, मतलब आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर रहे हो तो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो तो अब आपके टेस्ट ट्यूब में CaCO3 है प्लस H2 है, और फर्दर आपने CO2 और ऐड कर दिया, फर्दर आपने CO2 और ऐड कर दिया। अब ये बन जाएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3, CaHCO3। लेकिन ये जो CaHCO3 होती है व्हाइट प्रेसिपिटेट,
नहीं होती। तो सारी की सारी कैल्शियम कार्बोनेट, सारी की सारी कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CaSCO3 में। तो मिल्कीनेस क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस डिसअपियर। क्या मेरी बात समझ आई? मैं ये कहना चाहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग कैसे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाती है। रिएक्शन ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO3 प्लस H2O। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप उसी टेस्ट ट्यूब में पास कर रहे हो जिसमें आपने पहले ये किया था। तो आपके पास CaCO3 अवेलेबल थी, आपके पास H2O अवेलेबल थी, और इसमें आपने फर्दर CO2 और भी ऐड कर दिया, तो ये टर्न होगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। देखो कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसलिए मिल्कीनेस आई थी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं है, इसलिए मिल्कीनेस डिसअपियर होगी। तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमारे दो चीजें बच रही है, पीएच स्केल और दूसरी बच रही है सॉल्ट का पार्ट। रिएक्शन सारे कंप्लीट हुए, अब पढ़ लेते हैं कि एसिड और बेस इनकी स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सी एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी एसिड कम स्ट्रांग है। इसकी मेजरमेंट करनी है। एक स्केल, कौन सी स्केल, पीएच स्केल। पीएच स्केल होती है जो 1 से लेकर 14 तक होती है, और उस स्केल के बेसिस पे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस को डिसाइड कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीएच स्केल। स्मॉल पी कैपिटल एच, हाँ ये हाइड्रोजन वाली है, इसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। यूज टू मेजर, यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए होती है। ये स्केल होती है 1 से लेकर बिल्कुल 14 तक, 1 से लेकर 14 तक, बीच में क्या है 7। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच या किसी की पीएच 7 आ रही है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अगर किसी की पीएच 14 आ रही है तो ये हमारा बेसिक है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बेसिक। अगर किसी की 1 आ रही है तो ये एसिडिक है। लेकिन बात ये है कि 7 से ज्यादा जिसकी भी पीएच होगी वो सबके सब बेसिक है, देखो। और 7 से जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेसिक होगी, तो हाईली बेसिक होगी। जो 7 के 14 के आसपास है वो हाईली बेसिक होगी, जो 1 के पास है वो हाईली एसिडिक होगी, हाईली एसिडिक। 7 से पीछे आएंगे तो ये क्या है, एसिडिक। क्या मेरी बात समझ आई? कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने? कंफ्यूजन नहीं है। 7 जो है वो न्यूट्रल है, 7 से पहले वाली एसिडिक, 7 के बाद वाली बेसिक। 7 से जितना पीछे आते जाओगे, पीछे आते जाओगे, उतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। मतलब अगर आप पीएच किसी की 1 2 3 तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाईली एसिडिक। अगर पीएच 5 6 है तो वो वीक एसिड है। ये क्या, वीकली एसिडिक। यहाँ पर वीक एसिड। ऐसा कुछ नहीं कि 3 के बाद वीक बोलते हैं, मतलब एक कंपेरिजन है कि एक 2 पीएच है और एक 5 पीएच है, तो 2 वाली स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, 5 वाली वीक एसिड होगी। अगर आप इधर जा रहे हो तो सपोज करो ये 8 है, सपोज करो ये 12 है, तो ये 12 वाली स्ट्रॉन्ग बेस हो गई, ये 8 वाली वीक बेस हो गई। मतलब 7 के आसपास आप न्यूट्रल हो, 7 से जितना लेफ्ट को जा रहे हो उतना हाईली एसिडिक, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर 7 से जितना राइट आ रहे हो उतनी आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। यही पीएच स्केल है। पीएच स्केल में एक और भी चीज है, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हो तो आप देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड वीक हो गई, 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 और ये न्यूट्रल। फिर आगे चले बेसिक, बेसिक स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग बेस, हाईली 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 स्ट्रांग बेस। मतलब अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो एसिड वाली प्रॉपर्टी कम होती जा रही है और बेसिक वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जा रही है। एसिडिक मतलब क्या है, एसिडिक मतलब H प्लस आयन। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो H प्लस आयन क्या कर रही है, ओ सॉरी डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं। H प्लस आयन क्या करेगी हमारी, ये डिक्रीज करेगी, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो OH माइनस मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी, आप देखो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन
इंक्रीज करेंगे। इसी बात को किसी ने ऐसे पूछा कि किसी की पीएच 14 है, किसी की पीएच 8 है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है? ऐसा नहीं सोचना कि ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है। एक्चुअली में एसिड और बेस में H प्लस OH माइनस दोनों हो सकती है। अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो एसिडिक हो गई, और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो बेसिक हो गई। होते दोनों है, और इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, एक की पीएच 8 है, एक की पीएच 14 है, और मैंने दोनों के दोनों बेसिक है, 7 से ज्यादा है तो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। ये वीक बेसिक है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है ज्यादा की तरफ। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है? तो आप ऐसे सोचो कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो तो आप एसिड से दूर जाते हो और बेस की तरफ जाते हो, तो एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है। एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती चली जाती है, इसका मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाते हैं। तो 14 वाले में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, 8 वाले में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, इन दोनों की कॉम्पेटिवली आपस में। अगर यही क्वेश्चन होता कि एक के पीएच 8 है, एक की पीएच 14 है, बताओ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? इस केस में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? 14 की। चलो एक और एग्जांपल लो। अब मैंने ले लिया, सपोज करो एक 7 पीएच है, 7 पीएच है, और एक 4 पीएच है। अब मैंने बोला कि बताओ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? आई एम टॉकिंग अबाउट OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बिग ब्रैकेट से दिखाते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, सर 7 तो न्यूट्रल होती है, तो इसमें कोई भी OH माइनस नहीं होती? नहीं, 7 न्यूट्रल होती है, इसका मतलब है कि जितनी भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसलिए वो न्यूट्रल है। होती सभी है। अब अगर मेरे से पूछा है 4 और 7, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, कंपेयर करनी है। तो आप 4 से 7 लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हो, आप एसिड से बेस की तरफ मूव कर रहे हो। एसिड से बेस की तरफ मूव करोगे तो बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 7 pH में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन 4। क्या मेरी बात समझ आई? मैंने जानबूझकर ऐसे एग्जाम्पल लिए थे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि 7 से पहले जो वो एसिडी है, 7 के पहले जो वो बेस है, सॉरी 7 से पहले जो है उसमें सिर्फ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, 7 के बाद जो है सिर्फ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें कॉम्परेटिव स्टडी करनी होती है। हम मानते हैं कि सभी में H प्लस है, सभी में OH माइनस है। अगर हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो H प्लस आयन कम हो रही है, और अगर हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। तो अगर मान लो 4 और 7 का बोला और H प्लस आयन की बात हुई है, H प्लस आयन, तो इसमें H प्लस आयन ज्यादा होगी, इसमें H प्लस आयन कम होगी। अगर इसी में OH माइनस की बात होगी तो इसमें OH माइनस आयन कम होगी, और इसमें OH माइनस आयन ज्यादा होगी। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, यही हमारी क्या है? पीएच स्केल है। पीएच स्केल में एक और भी चीज है जो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन वो बहुत ही इजी है, वो है एप्लीकेशन ऑफ पीएच। आपको एनसीईआरटी की बुक निकालनी है, एप्लीकेशन ऑफ पीएच के 5-6 एप्लीकेशन दे रखे हैं, वो पैराग्राफ रीड करनी है, और वो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ बस 2-2 3-3 बार रीड करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। सॉइल के पीएच के डिस्कशन है, एंड के स्टिंग की पीएच के डिस्कशन है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेंटल कैरिज कैसे होता है उसमें पीएच स्केल की कुछ डिस्कशन है। ये आपको पढ़ना है, ये जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक से निकाल कर आप ये पीएच स्केल जरूर कर लेना। ये हमारा एक पीएच स्केल टॉपिक है, ये बहुत इजी है, आई होप समझ आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या होती है। पीएच स्केल डिवाइस किसने करी थी? पीएच स्केल डिवाइस करी थी सोरेनसन, एक साइंटिस्ट है सोरेनसन, साइंटिस्ट का नाम है सोरेनसन, ठीक है। और पीएच स्केल जो होती है, ये ऐसा जानना नहीं, लेकिन माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब ये नहीं पूछना सर लॉग क्या होती है, लॉग लॉगरिदम होती है, ये सब आप लोग आगे पढ़ोगे, किसी किसी बुक में कहीं कहीं दे रखा है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं आते। लॉग 10th तक के बच्चे को नहीं पढ़ना है, फिर भी बस जान लो पीएच इज समथिंग कॉल्ड माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी पीएच की बातें थी। पीएच स्केल होती है 1 से लेकर 14 तक। 7 न्यूट्रल होती है, 7 से इधर एसिडिक, 7 से उधर बेसिक। जितना इधर आओगे उतना ज्यादा एसिडिक, जितना उधर जाओगे उतना ज्यादा बेसिक। अब पीएच के बाद हमारी क्या टॉपिक बची? पीएच से रिलेटेड एक और भी चीज है, कुछ सॉल्ट है, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट बेसिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब ये क्या बोला? अभी तो आपने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनती है, और सॉल्ट न्यूट्रल होती है। क्या ये जो सॉल्ट बनती है, क्या ये हमेशा ही न्यूट्रल होती है?
नहीं, ये हमेशा न्यूट्रल नहीं होती। ये सॉल्ट एसिडिक भी हो सकती है, ये सॉल्ट बेसिक भी हो सकती है, और ये सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकती है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनते हैं, ये सही है। लेकिन जो ये सॉल्ट बनती है, ये एसिडिक भी हो सकती है, ये बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। कैसे क्या होगी, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं इसे रब करता हूँ एक बार। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनती है। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर बनती है। और मुझे ये बताना है, सॉरी सॉरी, एक मिनट बस। मुझे ये बताना है, मुझे ये बताना है कि ये जो सॉल्ट होती है, ये जो सॉल्ट होती है, ये एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एसिड मैंने लिया HCl, बेस मैंने लिया NaOH, सॉल्ट बनी है NaCl और प्लस वाटर। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। मैंने एसिड लिए H2CO3, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, और बेस लिए मैंने NaOH। यहाँ जो सॉल्ट बनी है वो बनी है Na2CO3 प्लस H2। ये जो सॉल्ट है ये बेसिक सॉल्ट है। अच्छा ठीक है, सपोज करो मैंने एसिड लिया H2SO4 और मैंने बेस ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारी सॉल्ट बनेगी MgSO4 प्लस H2O। ये जो सॉल्ट है ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। अब ये बातें कैसे पता चलती है? कोई भी सॉल्ट जो होती है वो न्यूट्रल भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है। ऐसा मैंने कैसे सोचा, आप भी समझ सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉल्ट न्यूट्रल बनेगी। सेकेंड केस, ये वीक एसिड है। याद करो, जब मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कराया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया था कि कौन कौन स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन वीक होते हैं। वहां ज्यादा ही मैंने बताया था, एक ही चीज मैंने बार बार बोली थी, इसलिए बोली थी कि ये क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ मैंने याद कराया है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन वीक एसिड होते हैं, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कौन वीक बेस होते हैं। नहीं तो पीछे जाओ और पीछे आप आराम से देखो। अभी मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, वीक एसिड है, ये NOH क्या है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्ट कैसी है, बेसिक। अब इस वाले में आ जाओ, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस KOH होती है और NaOH होती है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बाकी सारे वीक बेस होते हैं, बाकी सारे वीक बेस होते हैं। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसे बनी, एसिडिक सॉल्ट बनी। अच्छा, अगर वीक एसिड हो H2CO3, H2CO3 वीक एसिड थी, H2CO3 क्या थी, वीक एसिड थी। बाकी सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग थे, बाकी सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग थे, H2CO3 वीक एसिड थी, और जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, H2CO3 वीक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। अब ये क्या बनेगी, ये बनेगी MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2CO3। तो यहाँ ये वाला भी वीक एसिड, ये वाला भी वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, तो ये क्या बनेगा, तो भी न्यूट्रल सॉल्ट, तो भी न्यूट्रल सॉल्ट। हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। दोनों वीक, एसिड भी वीक बेस भी वीक, तो जो सॉल्ट बनेगी वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी। और इसके क्वेश्चंस आते हैं, और आपको एक सॉल्ट दिया रहता है और सॉल्ट से आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपसे किसी ने पूछ दिया सोडियम सल्फेट, क्या एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर नहीं लिया, चलो ऐसे देखो। हाँ, यहाँ नहीं आया, सोडियम सल्फेट। किसी ने पूछा सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सॉरी वीक सॉल्ट है, फिर से गलत, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है, ये पूछा आपसे। तो हम लोग ये पता करेंगे Na2SO4, एक तो ये NaOH से बना होगा, एसिड पहचानने की कोशिश करो और बेस पहचानने की कोशिश करो। बेस NaOH होगी और एसिड कौन सी होगी,
H2SO4। मन में सोचा, अब ये वाली स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाली स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कैसे सॉल्ट होगी? ये न्यूट्रल सॉल्ट होगी। चलो कोई और देखते हैं। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2। आप सोचो MgCl2 एक सॉल्ट है, ये किससे बनी होगी? किस एसिड से बनी होगी और किस बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनी होगी? तो मैग्नीशियम के लिए आपने लिया होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन के लिए आपने लिया होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या दिख रहा है? मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सॉल्ट कैसी होगी? ये एक एसिडिक सॉल्ट होगी। मुझे लगता है मैंने सही समझाया है। अगर आपको नहीं समझ आया, पीछे एक बार फिर से मेरी बातें सुनो और ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, इससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली सॉल्ट पार्ट। अब हमें सॉल्ट पढ़ने हैं डिटेल में। सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, क्लोरलकली प्रोसेस, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये मैं रब करता हूँ, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। सॉल्ट, ये 7 सॉल्ट है हमें जो हमें पढ़ने हैं। सॉल्ट कुछ सोडियम के सॉल्ट है और कुछ कैल्शियम के सॉल्ट है। सोडियम के, सोडियम क्लोराइड बचपन से पढ़ा है। कॉमन सॉल्ट जो हम लोग सॉल्ट अपने फूड में यूज करते हैं, NaCl। दूसरी जो सॉल्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी हमारी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं। कैल्शियम की देखो, एक ये वाली है, एक ये वाली, एक ये वाली। एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर। एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4 हाफ H2O। क्या होती है हाफ H2O अभी बताऊंगा मैं। और एक CaSO4.2H2 है। और एक है हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सारे को मैं डिटेल में बताता हूँ, डिटेल में बताऊंगा तो ये सारे फॉर्मूले इजीली आपको याद हो। अभी एक लिस्ट दी हुई है, इसको एटलीस्ट जरूर याद करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? कुछ नहीं, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। किसी ने पूछा व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, Na2CO3 डॉट 10H2O। व्हाट इज बेकिंग सोडा? इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो सबके फॉर्मूले डायरेक्ट याद करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? NaCl से। NaCl, NaCl मेथड क्या है बनाने की? कुछ नहीं, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। बस ये बात लिखनी है। कुछ बाइगॉन एजेस, बाइगॉन बहुत 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 पहले एजेस, बहुत पुराने जमाने, मतलब अर्थ जब बन रही थी उस समय, बाइगॉन एजेस ये वर्ड यूज किया है सर, इसलिए कर लो। उस समय जो रॉक्स, जो हमारे रॉक्स या माउंटेन जो समुद्र के अंदर है, बाइगॉन एजेस के रॉक्स वो धीरे 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 निकल रहे थे, उन्हीं से सॉल्ट निकल रही थी। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है गांधी जी की दांडी मार्च। दांडी मार्च उन्होंने करा था और सॉल्ट लॉ ब्रेक करा था। क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ठीक है, आजकल कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ भी आ सकता है। तो एक एनसीईआरटी में पैराग्राफ है तो ये हमने पढ़ लिया। एक रॉक सॉल्ट होती है, और सॉल्ट की कुछ कलर होती है। कलर क्यों होती है? इम्प्योरिटीज के कारण होती है। कलर जो होती है सॉल्ट की, किस सॉल्ट की, ब्लैक सॉल्ट की या रॉक सॉल्ट की कलर आती है। कलर किसके कारण आती है? इम्प्योरिटीज के कारण आती है। क्या क्या वर्ड याद कराया? बायोगोनेजेस याद कराया, हमने याद किया कि डांडी मार्च है। और जो कलर होती है दैट इज बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सॉल्ट, दैट्स इट। कैसे बनाते हैं? इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। NaCl में बस इतना ही। मेन जो हमारा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कॉस्टिक सोडा है, ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज नहीं है, लेकिन जान लो कॉस्टिक सोडा कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले ये जानना है कि ये बनती कैसे है। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिर उसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको लेनी पड़ेगी NaCl। स्टार्टिंग केमिकल NaCl ही है। NaCl बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। NaCl से ही सारी चीजें आगे बनेंगी, सोडियम के सारे कंपाउंड। तो NaCl लिया, साथ साथ आपने क्या लिया? वाटर लिया। NaCl लिया और वाटर लिया, ठीक है। और इस वाले में आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो यहां से बन जाती है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन गैस बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर थी, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का क्या नाम है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन बनती है। अल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्कली बनती है। कहाँ अल्कली?
अरे ये जो बेस होती है, इसी इसी को हम लोग एल्कली कहते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं ये बेसिस आराम से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग अल्कली कहते हैं, ये बात जाननी है। वाटर सॉल्युबल बेसिस, आपने जितने भी बेसिस पढ़े वो सारे के सारे अल्कली ही होते हैं। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। एसिड और बेस की कुछ डेफिनेशन और भी होती है जो हायर क्लासेस पढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड होती है, लीविस एसिड होती है, सब कुछ और भी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी कुछ एसिड बेस होते हैं, वो हमें नहीं जाननी। हमें बस इतना जानना है कि हाँ, बेसिस वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली। तो बस एक वर्ड आई है उसके लिए मैंने इतनी बात बताई कि क्लोरीन बनी है, अल्कली बनी है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या डिफाइन कर सकते हो? डेफिनेशंस कम आते हैं, लेकिन अगर आए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन gas and chlorine gas is formed. This is called chlor-alkali process. Why is this process known as chlor-alkali process? Because chlorine and alkali is formed in this reaction. ठीक है। NaCl और वाटर को, NaCl और वाटर को कॉमनली इंडस्ट्री में कहते हैं ब्राइन। ब्राइन, BRIN, ब्राइन, ये भी वर्ड यूज हुई है। इंडस्ट्री में लोग जनरली कहते हैं ब्राइन। ब्राइन मीन्स नमक की सॉल्यूशन, NaCl। अच्छा देखो होगा क्या, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो NaCl ब्रेक हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस OH माइनस में। ठीक है। कैथोड, कैथोड एक कैसी इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। कैथोड क्या होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कौन जाएगा, पॉजिटिव, H प्लस, H प्लस, H प्लस जाएगा। ये H प्लस क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजन न्यूट्रल। देखो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है, कैथोड में रिडक्शन होती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन मिलते हैं और बन जाती है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलती है, कैथोड पर मिलती है। ठीक है। एनोड, एनोड, एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव में कौन सी आयन जाएगी, नेगेटिव आयन, एन आयन। कौन है नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो ये Cl माइनस, ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये क्या बन जाएगी, Cl। ऐसे दो क्लोरीन आपस में कंबाइन होंगे और गैस बन जाएगी Cl2। हाँ, ये भी मन में आ रहा है कि सर ये Na प्लस क्यों नहीं गया। देखो किसके पास कौन सा आयन जाएगा, Na प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस जाएगा। ये कुछ एक चीजें होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स होती है, वो भी हायर क्लासेस में होती है। लेकिन हाँ, आपको बस जानना कि जाएगा, वहाँ हमारे पास फिक्स होती है कि कौन सी जाएगी, वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली होती है। अभी आप इतना जान लो कि बस हाइड्रोजन गई और कैथोड गई। और नियर कैथोड, नियर कैथोड बनती है हमारी, नियर कैथोड ये हमारी बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके आसपास कहीं बनती है। तो ये हमने डिटेल में इन रिएक्शंस को कह दिया। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस की रिएक्शन है, कैथोड की, एनोड की, नियर कैथोड की। कैथोड में ये बनता है और क्लोरीन गैस कहाँ पे बनता है, एनोड। याद करना भी आसान है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव आयन वाले बनते हैं, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव आयन वाले अट्रैक्ट होकर जाते हैं। बस ये हमारी क्लोर अल्कली प्रोसेस है। इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनी है, इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन भी बनी है और क्लोरीन भी बनी है। तो इसका मतलब कि इन्हीं हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग ऐड करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना देते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में बहुत सारी चीजें बनी, एक बनी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनी हाइड्रोजन, एक बनी क्लोरीन, और साथ साथ बनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इन सभी के यूजेस पढ़ने हैं, इन सभी के यूजेस आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के यूज देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो यूज है, हाइड्रोजन के जो यूज है, हाइड्रोजन के यूज मैं कुछ यूजेस लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन के यूज है, फ्यूल, फ्यूल एज अ फ्यूल यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं। हाइड्रोजन बहुत एक्सप्लोजिव होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, तो एज अ रॉकेट फ्यूल यूज करते हैं। हाइड्रोजन अमोनियम क्लोराइड बनाने में हेल्प करती है, हाइड्रोजन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। देखो अमोनियम क्लोराइड एक्चुअली में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दो मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, और फिर अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक फर्टिलाइजर है, अमोनियम क्लोराइड एक फर्टिलाइजर है। तो अमोनियम क्लोराइड बनती है। एक चीज होती है उसे हम लोग कहते हैं मैरगेरिन, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। मैं तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वहां से देख के आराम से लिख सकते हो। हैंड राइटिंग में नहीं समझ आया तो एनसीईआरटी बुक सामने रखो और उसे पढ़ते जाओ। जो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी में ही है।
तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्यूल, अमोनियम क्लोराइड और माइग्रेन बनाने में हाइड्रोजन गैस यूज होती है। दूसरी कौन सी आई? फिर हमारे पास आ गई क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के यूज कहाँ लिखूं मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए। क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस की यूज कहाँ पर होती है? क्लोरीन गैस हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। क्लोरीन गैस हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। क्लोरीन गैस हम लोग स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होती है ये, स्विमिंग पूल में यूज होती है। क्लोरीन गैस पीवीसी बनाती है। पीवीसी क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन वगैरह जो होते हैं वो पीवीसी के पाइप होते हैं, सॉरी पॉलीथीन पाइप, पाइप जो होते हैं वो पीवीसी के होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो इसको बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो हम लोग पढ़ रहे थे NaOH, NaOH, NaOH जो होती है वो डीग्रीजिंग ऑफ मेटल के लिए यूज करते हैं। डीग्रीजिंग, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल, जब मेटल बनती है तो वो थोड़ी खुरदरी होती है, उसको साफ करने के लिए डीग्रीजिंग ऑफ मेटल करते हैं। डीग्रीजिंग ऑफ मेटल लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद ये सोप इंडस्ट्री में यूज होती है, कार्बेट्स कंपाउंड पड़ा होगा तो वहाँ NaOH का यूज होता है सोप इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं ऐसे, ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं ऐसे। सोप पेपर ग्लास याद कर लो, सोप पेपर ग्लास, सोप पेपर ग्लास, इन तीनों जगह ये हमारी यूज होती है। इसके बाद कौन सी चीज बनी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारी यूज होती है क्लीनिंग ऑफ स्टील। क्लीनिंग ऑफ स्टील मतलब स्टील जब बनाते हैं तो उसके प्रोसेस में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो मैंने बताया आप लोगों को अमोनिया बनाने में, अमोनिया और अमोनिया क्लोराइड बनाते हैं। उसके बाद ये कुछ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक आप यूज करते हो, कॉस्मेटिक में भी कुछ चीजें होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर मेडिसिन में, उसके बाद फिर बहुत सारे मेडिसिन बनाने में भी, थोड़ा गंदा करके लिखा है मैंने, लेकिन मेरी बात समझो मैंने क्या क्या लिखा है। NaCl का छोड़ो, NaOH का मैंने क्लोरोक्ली प्रोसेस लिखा है, फिर देखो मैंने हाइड्रोजन के यूज लिखे हैं, फिर मैंने क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl, ये सब थोड़ी मेमोराइजिंग चीजें हैं, रटने वाली है, रटना है, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ एक हिंट दी रहती है कि एक कोई सब्सटेंस है वो एज अ फ्यूल यूज होता है और उसकी ये रिएक्शन तो पहचानना आसान हो जाता है। बोर्ड रब करता हूँ और आगे के सॉल्व सॉल्व बताता हूँ मैं। एक रिएक्शन लिख दिया है मैंने जो काम की रिएक्शन थी, हम लोग रिएक्शन लिखते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हम लोगों ने CaOCl2 बोला है। स्लेग लाइम, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम कहते हैं। स्लेग लाइम पर हम लोग पास करते हैं, स्लेग लाइन पर हम लोग पास करते हैं क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेग लाइन, क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेग लाइन। तो ये बनती क्या है? ये बनती है CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O। सी स्लेग लाइन में क्लोरीन गैस पास किया तो CaOCl2 और H2O बनी। नई एनसीईआरटी की बुक में कुछ अलग रिएक्शन भी दिए हैं, या कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला भी शायद अलग दिए हैं, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, जो नई वाली एनसीईआरटी में दी है वो आप याद करना चाहो वो भी याद कर लो, वो भी बिल्कुल सही है। और जो हम लोग पुराने से पढ़ते आ रहे हैं पुराने वाली एनसीईआरटी में ये वाली चीज, ये रिएक्शन भी बिल्कुल 100% सही है, कोई डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस, ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस डिसइंफेक्टेंट, एज अ डिसइंफेक्टेंट इसे भी यूज करते हैं हम लोग, स्विमिंग पूल में इसे भी यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, लॉन्ड्री में यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग, फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स। पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं फॉर ब्लीचिंग पेपर। ब्लीचिंग पेपर मतलब उसको स्मूथ बनाना, उसकी कलर अच्छी करना, ये सब ब्लीचिंग का काम है। और एक यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पढ़ते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये हमारी ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमारे पास क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि बनती कैसे है, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है। NaCl है और वाटर है जिसे आप ब्राइन कह रहे थे, NaCl है और वाटर है जिसे आप ब्राइन कह रहे थे। उसके बाद फिर आपको इसमें लेनी पड़ती है CO2। आपने क्या लिया? NaCl, H2O और CO2 लिया। और इसमें एक और गैस लिया आपने, NH3।
NaCl H2O CO2 और अमोनिया NH3, अमोनिया गैस NH3, इन सबको एक साथ यूज करोगे तो मिलेगी सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन याद कर लेना, NaCl H2O CO2 NH3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये हमें मिल गई क्या, बेकिंग सोडा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के भी यूजेस पढ़ने हैं, ये यूजेस मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार फिर से देख लो बस, क्योंकि ये मैं रब करूंगा। यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के, डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल, लॉन्ड्री में ब्लीचिंग क्लोथ, पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग पेपर। ब्लीचिंग पेपर मतलब उसकी वाइटनेस बढ़ाते हैं, उसकी वाइटनेस क्या होती है, बहुत अच्छी वाइटनेस आ जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और NaCO3 का मैंने एक रिएक्शन लिखा है, NaCl H2O CO2 NH3 NaCO3 अमोनियम क्लोराइड। अभी मैं इसे रब करता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं। बेकिंग सोडा के यूजेस, ये हमने पढ़ लिया, रिएक्शन मैंने देखो लिख दिया है, अभी तक हमने इतने रिएक्शन पढ़े, लिखते हैं। और यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा है हमारे पास, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होती है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होती है प्लस एक माइल्ड मतलब वीक एडिबल जो खा सके ऐसी एसिड होती है, माइल्ड एडिबल एसिड। बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो कि वीक एसिड होती है। बेकिंग सोडा के साथ थोड़ी सी एक माइल्ड एसिड मिला दो तो जो पाउडर बनती है इस मिक्सचर से, उसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सॉरी उसे कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड से जो बनती है उसे हम लोग कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग के लिए यूज करते हैं, केक वगैरह बेक करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्यों, देखो जैसे ही आप NaHCO3 को हीट करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे तो बनेगी Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो ये CO2 गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने एक बैटर बनाया केक का, उसमें आपने थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल दी, अभी बेकिंग सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, देखना एक प्रॉब्लम भी होगी। अभी देखो बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग सोडा सिर्फ बेकिंग सोडा, माइल्ड एडिबल एसिड नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उस बैटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई भी हो रहा है और कंटिन्यूसली गैस निकलते जा रही है। तो वो क्या बन जाएगी, वो स्पॉन्जी बन जाएगी। आप समझो कोई एक सेमी सॉलिड टाइप की बैटर थी जिसको आपने ओवन में रख दिया, केक बन रही है, वो हीट कर रहे हो, हीट से वो बेकिंग सोडा डाल रखा है, सोडियम कार्बोनेट बन रही है, H2O बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूसली निकल रही है और कंटिन्यूस निकलते वो क्या स्पॉन्जी बन जाती है, इसलिए इसे बेकिंग सोडा में यूज करते हैं, इसलिए इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने बेकिंग सोडा लिया है तो बेकिंग सोडा जो है ये एक बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट अभी बताया था, ये भी देखो बेसिक होता है, सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक होती है। बेसिक का टेस्ट कैसा होता है, बेसिक का टेस्ट होता है बिटर, कड़वा। केक तो बनेगी आपकी, स्पॉन्जी भी बनेगी, लेकिन वो बिल्कुल कड़वा सा होगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर बेसिक वाली चीजें हैं। तो उस टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, एक माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर दिया। माइल्ड एडिबल एसिड जो ऐड करोगे तो जो बेसिक पार्ट है, इस बेसिक पार्ट को वो क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा और बिटर टेस्ट को खत्म कर देगा। इसलिए बेकिंग पाउडर यूज करेंगे केक बनाने के लिए, बेकिंग सोडा यूज नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा अगर आप यूज कर रहे हो तो केक तो स्पॉन्जी बनेगी, लेकिन उसकी टेस्ट जो होगी वो बिटर टेस्ट आएगी क्योंकि उसमें बेसिक सॉल्ट होंगे। इसी बेसिक सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बेकिंग सोडा में माइल्ड एडिबल एसिड डाल दिया, माइल्ड एडिबल एसिड डाल दिया तो वो बनी बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर से टेस्ट भी अच्छा रहेगा और हमारी केक भी क्रिस्पी बनेगी। अच्छा, बेकिंग पाउडर हम लोग जनरली या बेकिंग सोडा हम लोग पकौड़ा बनाने में भी यूज करते हैं, क्रिस्पी पकौड़ा। पकौड़ा पूछो मम्मा से पापा से जो भी घर में कुक करते हैं उनसे पूछो, वो जब भी पकौड़े बनाते हैं बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बेकिंग पाउडर की जगह लोग डायरेक्ट बेकिंग सोडा भी यूज करते हैं क्योंकि सॉल्टी होता है तो उतना पता नहीं चलता, ठीक है। आप बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो, क्रिस्पी पकौड़ा बनेंगे, ठीक है। एक और, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। आप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर में करते हो, फायर एक्सटिंग्यूशर आग बुझाने के लिए। अब बेकिंग सोडा का यूज केक बनाने में था, बेकिंग सोडा का यूज पकौड़ा बनाने में था, आग बुझाने में कहाँ से आया।
फिर से वही बात, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जैसे ही आप डालोगे, हीट, फायर लगी हुई है, आपने हीट, वहां पे फिर से ये चीज हीट हो रही है, हीट होते के साथ वहां कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है। ऐसे ही एक पुराना क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड हेवियर होती है तो वो नीचे आ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर को कट ऑफ कर देती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो ये एक और यूज है इसका। इसके बाद एक और भी यूज है एंटासिड्स बनाने में। एंटासिड्स बनाने में, एंटासिड्स क्या होती है, एंटासिड्स वो सब्सटेंस है जो एसिडिटी को कम करते हैं। खाना खाया, बहुत मदद नहीं हो रही, एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई तो आपने डाइजीन खाया या कुछ भी ऐसी चीज खाई, जो भी चीज आपने खाया जो उसको वो एसिड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। क्यों न्यूट्रलाइज कर रही है एसिड को, हमारे स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो गई तो हमने बेकिंग सोडा टाइप की कोई चीज जिससे एंटासिड बनती है वो लिया, एंटासिड एसिडिटी कम कर देती है, क्योंकि ये कैसी होती है, बेसिक होती है। मैं दो बातें बताना चाह रहा हूँ कि जो ये बेकिंग सोडा है ये बेसिक होती है, बेसिक होती है इसलिए इसे एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं। बेकिंग सोडा हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिक्रीज द एसिडिटी और व्हिच इज यूज्ड टू क्योर द एसिडिटी। इट कंटेन्स सम बेसिक सब्सटेंस, बेसिक बेसिक बेकिंग सोडा क्या बेसिक है, और ये हमारे एसिड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। तो ये यूजेस अच्छे से याद करने हैं। एक और भी यूज है, यूज तो नहीं वो मिस यूज है, मिल्क मैन। मिल्क मैन पे बेकिंग सोडा यूज करते हैं। देखो मिल्क जब खराब होती है तो लैक्टिक एसिड बनती है और मिल्क की कर्डलिंग हो जाती है, हम लोग कहते हैं मिल्क खराब हो गई है। तो मिल्कमैन क्या कहते हैं, कर्डलिंग, मिल्क की कर्डलिंग या मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, वो बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो अगर लैक्टिक एसिड बन भी रही है तो न्यूट्रलाइज होती जाएगी, और न्यूट्रलाइज होती जाएगी तो मिल्क खराब नहीं होगी। ये यूज नहीं है, ये एक तरह का मिस यूज है। ठीक है, वो केमिकल वाली मिल्क हो गई। चलो ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया, NaCl कंप्लीट कर लिया, NaOH कंप्लीट कर लिया, ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट कर लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट कंप्लीट कर लिया। इतना टाइम लग गया? नहीं, अब ये सारे इजी है, ये सच में अब ये बहुत जल्दी हो जाएंगे। Na2CO3, कैल्शियम सल्फेट, ये जो भी है सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। फिर मैं बोर्ड रब करता हूँ, मैं कुछ और चीजें कराता हूँ। अब हमारी है Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट 10H2O वॉशिंग सोडा। ये 10H2O क्या है, ये प्रॉब्लम। 10H2O के बारे में पढ़ते हैं पहले। एक चीज होती है इसे हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, कोई भी एक सॉल्ट होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जैसे कि अगर आप कॉपर सल्फेट लोगे, कॉपर सल्फेट की पाउडर या क्रिस्टल्स आपने ले लिए तो ऑटोमेटिकली उससे वाटर अटैच हो जाएंगे। एक एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट की है तो उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच अटैच होते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते, उसके चारों तरफ अटैच हो जाते हैं बस। बॉन्ड बनकर कोई नई केमिकल नहीं बनती है वो कॉपर सल्फेट ही, बस 5 वाटर मॉलिक्यूल उससे अटैच हो जाएंगे। जैसे ये कॉपर सल्फेट की मॉलिक्यूल थी तो इससे 1 2 3 4 5 5 वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ इससे अटैच हो जाएंगे, अपने आप अटैच होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। कोई फॉर्मूला यूनिट एक सॉल्ट की है, कोई फॉर्मूला यूनिट एक सॉल्ट की है या एक मॉलिक्यूल है, उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी एक और चीज है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ये ब्लू कलर की होती है, ये ब्लू कलर की होती है। इसको हीट कर दोगे, हीट, आपने इसकी हीटिंग कर दी, हीटिंग करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल जिससे अटैच है वो हट जाएंगे, तो ये बन जाएगी CuSO4 प्लस 5H2O। अब ये सिर्फ कॉपर सल्फेट है और ये किस कलर की हो जाएगी, ये हो जाएगी व्हाइट कलर की। तो ब्लू कलर चेंज हो जाएगी व्हाइट कलर में। अब ये कॉपर सल्फेट आपने रख दिया, फिर से वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेगी, वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगी तो ये ब्लू कलर की हो जाएगी। मतलब हीट करो तो वाटर मॉलिक्यूल हट गई और वो व्हाइट कलर आ जाएगी, और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे तो ब्लू कलर की हो जाएगी। तो ये वाटर के इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि कलर चेंज क्यों हुई है, तो बस यही कहना है कि इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से आयरन सल्फेट है FeSO4, FeSO4 के पास 7H2O मॉलिक्यूल होते हैं। तो फेरस सल्फेट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी होती है, 7 होती है, 7H2O। उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब एक कैल्शियम सल्फेट में हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, हाफ वाटर, हाफ, अच्छा हाफ नहीं हो सकती, देखो दो कैल्शियम सल्फेट होंगे, दो कैल्शियम सल्फेट में एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने अटैच होंगे,
दो कैल्शियम सल्फेट में अगर एक है तो एक में कितने होंगे? हाफ। टेक्निकली ऐसा नहीं होता, लेकिन बोलने के लिए बाय डेफिनेशन क्या है? हाफ। तो इसकी ये क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितनी होती है? हाफ होती है। इसी तरह से एक है हमारे पास CaSO4 डॉट डॉट 2H2, ये जिप्सम है। जिप्सम में कितनी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है? 2। आई होप समझ आई होगी वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन होती है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। वॉशिंग सोडा में वाटर क्रिस्टलाइजेशन 10 है। कॉपर सल्फेट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन 5 है। फेरस सल्फेट में वाटर क्रिस्टलाइजेशन 7 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन हाफ है। और जिप्सम में वाटर क्रिस्टलाइजेशन 2 है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थी। कॉपर सल्फेट के भी क्वेश्चन आए, ये अच्छे से पढ़ना है। 1 मिनट रब कर रहा हूं मैं। तो Na2CO3 डॉट 10H2O कैसे बनाएंगे? आई होप 10H2O का मतलब आपको समझ आ गया होगा। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको लेना होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करनी पड़ेगी। हीट करोगे तो ये बनेगी Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमने पहले ही पढ़ा है। और इस Na2CO3 में Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल जस्ट अटैच हो जाते हैं, कोई बॉन्ड नहीं बनती। और ये फिर लिखते हैं हम लोग Na2CO3 डॉट 10H2O बन गई हमारी वॉशिंग सोडा। और वर्डिंग क्या यूज करते हैं? हीटिंग एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। एक बार हीटिंग करेंगे बेकिंग सोडा को और इसे कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन। वॉशिंग सोडा के यूजेस 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 क्या? वॉशिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये सोप इंडस्ट्री में भी यूज होती है, ये सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होती है वॉशिंग सोडा की। ये सारे यूजेस है। इसके बाद हमारी क्या है? और भी एक दो यूज है, आप प्लीज पढ़ लेना एनसीईआरटी से। ये Na2CO3 डॉट 10H2 वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा के बाद हमारी क्या बची? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये दोनों एक ही चीज है। आपने लिया जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O। 2H2O समझ आ रहा है? ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। जिप्सम, जिप्सम को आपने हीट किया। जिप्सम को आपने हीट किया। जिप्सम को आप हीट करोगे तो ये बन जाएगी CaSO4 डॉट हाफ H2O, और 1.5 H2O वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगी। और ये क्या बन जाती है? ये बन जाती है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या? ये हमारी जिप्सम है। अगर कोई पूछे जिप्सम कैसे बनाएंगे, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, इट विल बिकम CaSO4 2H2O। दोनों एक ही चीज है। याद रखो, डबल वाली जिप्सम है और हाफ वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज क्या होती है? सीलिंग वगैरह बनाते हैं। फॉल सीलिंग घर में होती है, वो किसकी बनी होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। टॉयज वगैरह बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के टॉयज बनाते हैं। प्लास्टर प्लास्टर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर में जो प्लास्टरिंग करते हो आप, प्लास्टरिंग बोन के लिए जो यूज करते हो, वो क्या यूज करते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो यूज करते हो। वो पाउडर होती है, उसको पानी में डालते हैं, फिर उसे लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस थी। देखो जिप्सम बहुत हार्ड होती है, ये बहुत हार्ड, अगर जिप्सम बन गई तो बहुत हार्ड है। मतलब फ्रैक्चर को ज्वाइन करने के लिए आपने प्लास्टर लगाया, वो क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस की पाउडर थी। वो आपने एक लेप बनाकर लगा लिया, या कपड़े में डालकर प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप गीला गीला आपने लगाया। प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर की तरह था, वाटर मिक्स करके वो बैंडेज के साथ या लगा लिया, छोड़ दिया तो वो ड्राई हो गई। ड्राई हो गई तो वो क्या बन गई? वो बन गई हमारी जिप्सम CaSO4 2H2। और जिप्सम बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ज्यादा नहीं, बस ये फॉर्मूले और इसके ये यूजेस हैं। यही हमारा सॉल्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं कराया मैंने। हो सकता है छोटी छोटी कुछ यूजेस की बातें कुछ गलत हुई हो, लेकिन लेकिन ओवरऑल यही है। और रिएक्शन देखो यहाँ सारे आपके लिखे हैं। रिएक्शन तो बस 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन है बस। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, काफी डिटेल में पढ़ लिया हम लोगों ने चैप्टर। और कुछ बचा क्या? CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिप्सम भी हमने साथ साथ कर लिया। फिर भी एक बार आप एनसीईआरटी जरूर देखना, चैप्टर काफी डिटेल में पढ़ाया है, काफी अच्छा पढ़ाया है। पॉज करो वीडियो, बार बार देखो वीडियो और उसको याद करने की कोशिश करो। मेरा पर्पस था चैप्टर को एक्सप्लेन करने का, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है। हो सकता है छोटी बड़ी कहीं कुछ गलतियां हो गई हो, वो आप एनसीईआरटी से मैच कर लेना, लेकिन नंबर अच्छे आएंगे अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो। पढ़ते रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट।